हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट में इसके कुछ टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कर लिया, जो फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और उसके अलग अलग तरह के टाइप्स के बारे में बात करता था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले इसके लास्ट पार्ट को जाकर चेक करना, तभी इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करना, वरना आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड मतलब होता है, देखो सबसे पहले वर्ड जो है डेफिसिट, डेफिसिट मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। डेफिसिट एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हमारी कंट्री में डिमांड की कमी होना, वो क्या होगा, डेफिसिट डिमांड। अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लें। एडी इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारी कंट्री में क्या कहते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरा यूटिलाइज करने के लिए जितनी डिमांड की ज़रूरत है, अगर डिमांड उससे कम आ जाए तो हम बोलेंगे हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी राइज हो गई। अब देखो इसको ना एक एग्जांपल से बस समझते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन सबसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दूँ तो हमारी कंट्री में मैक्स टू मैक्स 100 करोड़ की वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। मतलब मैं अपनी कंट्री में मैक्सिमम सप्लाई कितनी कर सकता हूँ, 100 करोड़ की। ठीक है, अगर डिमांड भी 100 करोड़ की आ गई तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर डिमांड 100 करोड़ से कम आ गई, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं 100 करोड़ की, बट डिमांड अगर 100 करोड़ से कम आ गई तो हम क्या बोलेंगे, हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी अराइज हो गई, क्योंकि डिमांड जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में कुछ गुड्स बिना बिके रह जाएंगे और उसकी वजह से प्रोड्यूसर को लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो यही होता है डेफिसिट डिमांड। इस चीज को एक तरह से अलग तरीके से और क्या बोल सकते हैं, एडी इज डेफिसिट व्हेन इट इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि जब हमारी कंट्री में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे, मतलब हम जितने रिसोर्सेज लगा सकते थे हमने मैक्सिमम लगा दिए और उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब ऐसे केस में क्या होता था, हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव हो जाती थी। ठीक है, मतलब अगर हमने सप्लाई सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके जितनी सप्लाई करी तो हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगी। अब डिमांड अगर उससे कम आ गई, यानी कि सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी होनी चाहिए, अगर हमारी एक्चुअल डिमांड उससे कम आ गई तो हम क्या बोलेंगे, हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी अराइज हो गई। इतना क्लियर सब बच्चों को? आई होप कि आपको ये चीज डेफिनेशन इसके क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसके सीधा ग्राफ पर। मैं इसके ग्राफ को जरा ध्यान से देखना। पहले ग्राफ में मैं कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक ये जो आती है एडीएफ, ये मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, मतलब जब हमारी कंट्री में जितने रिसोर्सेज है वो पूरी तरह अगर यूटिलाइज हो गए तो उस लेवल पे डिमांड कितनी जनरेट हो सकती है, मैक्सिमम इतनी। एडीएफ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एडीपी मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड जो प्रोड्यूसर प्लान करके चलता है। ठीक है बच्चों, जो भी प्रोड्यूसर प्लान करके चलता है वो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड प्लान वाली, एडीपी। इतना क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से डेफिसिट डिमांड को कैसे शो करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा इनकम का ग्राफ जाएगा, 45 डिग्री के एंगल बनाते हैं, 7 और 8 चैप्टर में हमने देखा था। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, एडीएफ का ग्राफ, जो हमें क्या बताएगा कि हम मैक्स टू मैक्स इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, इससे ज्यादा हम डिमांड को पूरा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब देखो अगर जो प्रोड्यूसर है उसने एडीएफ यानी कि सारे रिसोर्सेज लगा के इतनी प्रोडक्शन अगर करी है, ठीक है, तो वो चाहेगा ना डिमांड भी इतनी आए। मतलब वो जो प्लान करके चलेगा कि मैं सारे रिसोर्सेज लगा के प्रोडक्शन करूंगा, तो वो प्लान करके ये चलेगा ना डिमांड भी इतनी आ जाए। ठीक है, तो वो चाहेगा कि जो एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके जो हमारी सप्लाई होगी वो इतनी होगी। तो प्रोड्यूसर प्लान करके चल रहा है कि अगर वो इतनी प्रोडक्शन करेगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो उसकी डिमांड भी इतनी है। वो प्लान करके चल रहा है कि डिमांड भी इतनी है, बट एक्चुअल में डेफिसिट एडी कब अराइज होगी, जब उसने जो ये प्लान करके चलाया ना वो कम आ जाए। मतलब वो चाहता था कि एडीएफ का ग्राफ ये है, एडीपी जो उसने प्लान करा वो भी उसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में तो डिमांड कम आ गई, मतलब प्लान वाला ग्राफ जो एडीएफ के बराबर होना चाहिए था वो एडीएफ से कम आ गया। तो यही होगा डेफिसिट डिमांड, कि एक्चुअल में प्रोड्यूसर चाहेगा कि ये जो प्लान करके चल रहा है एग्रीगेट डिमांड प्लान वाली एडीपी वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बराबर है, बट कंट्री में डेफिसिट एडी राइज हो गई। मतलब क्या हुआ, एडीएफ पे डिमांड आनी चाहिए थी, एडीएफ से कम आई, तो इसलिए क्या हुआ, एडीपी का ग्राफ नीचे खिसक जाएगा। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो तभी देखोगे एडीपी का जो ग्राफ है वो एडीएफ से नीचे आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक दो बार ध्यान से इसे पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो एडीएफ ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे और ये हमारी क्या जा रही है, इनकम की लाइन। और आपको पता है जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड
बराबर होंगे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्योंकि इनकम और सप्लाई बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। बट एक्चुअल में हमारी डिमांड कम आई है कंट्री में, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बताएगा ना प्लान कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ पे आएगा, जिसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर सब बच्चों को। और जो ये एडीएफ और एडीपी के ग्राफ के बीच का डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है डेफिसिट एडी और डिफ्लेशनरी गैप। आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ एक बार इसे रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है समझने में, थोड़ी बहुत दिक्कत स्टार्टिंग में होगी, बट अगर आपने एक बार इसे ध्यान से समझ लिया तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। ये हमने देखो अब तक बात करी प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। अब आता है इसके कॉजेस कि आखिर हमारी कंट्री में जो डिमांड है वो कम क्यों आ रही है। हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमने प्लान करा कि इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सारे रिसोर्सेज लगा के इतनी डिमांड आएगी और इतनी सप्लाई हम करेंगे, तो डिमांड भी तो इतनी आनी चाहिए ना। बट ऐसा आ क्यों नहीं पा रही, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले देखो जो इसके रीज़न है, कॉजेज क्या क्या है। सबसे पहले आएगा रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में, वो जितना भी अपने कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा है, अगर उसमें डिक्रीज होगा, अगर वो जितना कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा है अगर उसमें डिक्रीज होगा, तो हमारी कंट्री में खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो डेफिसिट एडी अराइज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस अच्छा देखो यहाँ पे ना कॉजेज में याद रखना, हमारे खर्चे में कितने 4 एलिमेंट थे। एक क्या था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ क्या था, एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमारे जो खर्चे के एलिमेंट है ना, अगर इन खर्चों में ही कमी हो जाएगी तो हमारी कंट्री में डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वही लिखा है, सब बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है। रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम नॉर्मल जो अपने एक्सपेंडिचर वाली इक्वेशन थी उसमें सी से डिनोट करते थे। फिर नीचे आया रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। अगर प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया तो क्या होगा, हमारी कंट्री में एडी कम आएगी, ठीक है, यानी कि एडी डेफिसिट हो जाएगी। तीसरा आता है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि देखो गवर्नमेंट ने अगर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट किसी पे भी खर्चा करना कम करा तो हमारी कंट्री में एडी कम आएगी, क्योंकि खर्चा जितना कम डिमांड उतनी कम, ठीक है। अब देखो अगर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, यानी कि हम जो है अपना जो भी हमारी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उनका एक्सपोर्ट कम कर देंगे तो हमारी कंट्री में क्या होगा, एडी कम अराइज होगी, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री की जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कम अराइज होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिसिट एडी अराइज हो जाएगी। अब यहाँ से आता है बढ़िया पॉइंट, इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इंक्रीज इन इम्पोर्ट मतलब देखो हम बाहर से ज़्यादा गुड्स मंगा रहे हैं तो हमारी एडी कम क्यों होगी। हम तो बाहर से ज़्यादा गुड्स मंगा रहे हैं ना, तो लोग तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो बाहर से ज़्यादा माल आ रहा है। तो हम इंक्रीज इन इम्पोर्ट बढ़ा रहे हैं तो डिमांड कैसे कम हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे जो डिमांड की बात करते हैं ना, वो किसी पर्सन की बात नहीं करते, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड जनरेट होगी। इतना क्लियर, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि जब अगर देखोगे मैंने जब भी बोला है कि प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है कि कितनी डिमांड आएगी, तो वो गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड सोचता है कि लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, मतलब डिमांड जो जनरेट होगी ना वो गुड्स एंड सर्विसेज की जनरेट होती है। अब एक चीज देखो, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे गुड्स, मतलब बाहर की कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को अगर इंडिया में लाएंगे, तो हमारी कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी तो डिमांड कम होगी ना। बाहर के जो गुड्स होंगे उनकी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बट हमारी कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया इंक्रीज इन इंपोर्ट से क्या होगा, हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। इतना क्लियर सब बच्चों को। और सिक्स्थ आता है लास्ट वाला पॉइंट, इंक्रीज इन टैक्स रेट। मतलब हमारी कंट्री में अगर टैक्स रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्चा करने के लिए पैसा कम बचेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पैसा टैक्स में दे देंगे, और ज़्यादा पैसा अगर टैक्स में चला जाएगा उनके पास खुद के खर्चे के लिए पैसा कम बचेगा, उनके पास ही कम बचेगा तो खर्चा भी कम होगा, खर्चा कम होगा तो डिमांड कम जनरेट होगी। आई होप कि आपको ये डेफिसिट एडी के जो रीजंस है यानी कि कॉज है वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट एडी। ये वाला टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। और हाँ, ये 4 पॉइंट मैंने तो बस यहाँ पे हेडिंग लिखी है, बट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके अपने हैंड रिटन नोट्स की पूरे डिटेल हैंड रिटन नोट्स के लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके इनकी एक्सप्लेनेशन एक बार रीड करना, क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। हमने सप्लाई इतना करा तो हम चाहते थे डिमांड भी इतनी आए, बट डिमांड कम आ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अराइज हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है। क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने प्रोडक्शन करी है तो अगर उतनी ही डिमांड आ जाती तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता, बट एक्चुअल में डिमांड कम आ गई, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, मतलब डेफिशिट एडी आने की वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अराइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड आता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब देखो होता क्या है, कंट्री में डिफ्लेशन अराइज हो जाना, यानी कि कंट्री में मंदी आ जाना। इतना क्लियर? ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो हमने देखा था ना, एडीएफ और एडीपी के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेफिशिट एडी बोला जाता है। इसी को ही बल्कि एक नाम से और बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब होता है हमारी कंट्री में डिफ्लेशन आ जाना। अब देखो ये होगा कैसे, सिंपल सी बात है, हमारी कंट्री में डिमांड जितनी, सप्लाई इतनी, डिमांड भी इतनी आनी चाहिए, बट डिमांड कम आई। डिमांड कम आने का रीज़न क्या है कि लोगों ने खर्चा कम करा है, खर्चा कम हुआ, लोग मतलब अपने खर्चा कम कर रहे हैं, तो मतलब उनके पास पैसा नहीं है करने के लिए, खर्च करने के लिए। सिंपल सी बात। अब देखो लोग अगर पैसा ही खर्च नहीं करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है उसका माल बिना बिका रह जाएगा। अब मतलब कंट्री में सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को, यानी कि प्राइस को डाउन करेगा। अगर फिर क्या, प्राइस को जितना ज़्यादा डाउन करेगा कंट्री में उतना ज़्यादा मंदी आएगी, मंदी आएगी मतलब डिफ्लेशन आ जाएगा। इसी को बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है बच्चों। थर्ड आता है अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक मतलब कि देखो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो प्रोड्यूसर का कुछ माल बिना बिका रह जाएगा, जिसे बोला जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक। प्रोड्यूसर चाहता था सब बिक जाए बट उसका पूरा माल नहीं बिका, जिसकी वजह से कुछ माल बिना बिका रह गया, उसी को बोला जाएगा अनडिजायर्ड स्टॉक। और अनडिजायर्ड स्टॉक होने की वजह से प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि देखो जो माल बिक सकता था, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो सकता था, वो बिका नहीं, तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, उसी को बोला जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा डेफिसिट एडी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस मैं बोलूँगा कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक है वहाँ जाके ये 4 जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेना। अब हम बढ़ते हैं सीधा एक्सेस एडी की तरफ। तो बच्चों अब अगर हम बात करें एक्सेस एडी क्या होता है, देखो जो आपने डेफिसिट एडी पढ़ा था ना उसका पूरा रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आपका आ जाएगा एक्सेस एडी। आपने डेफिसिट में क्या पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी डिमांड चाहिए, अगर डिमांड उससे कम आ गई तो हमारा क्या था, डेफिसिट डिमांड। बट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी डिमांड चाहिए, अगर डिमांड उससे ज़्यादा आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। ठीक है बच्चों। तो देखो AD is excess when it is more than what is required for fuller utilization of resources, यानी कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करने के लिए जितनी भी डिमांड की आवश्यकता है, अगर जितनी भी डिमांड की आवश्यकता है, अगर डिमांड उससे ज़्यादा आ जाए तो हमारा क्या होगा, एक्सेस AD अराइज हो जाएगी। देखो फुलर यूटिलाइजेशन मतलब हमारे यहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम सप्लाई होगा क्योंकि हमने रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज करे, मतलब हम और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो सप्लाई मैक्सिमम। अब अगर डिमांड इतनी है तो हमारा क्या होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बट अगर डिमांड इससे ज़्यादा आ गई तो उसे बोला जाएगा एक्सेस डिमांड। ठीक है बच्चों। और इसे दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, AD इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सिंपल सी बात है यार, अगर रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज, आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन जितनी कर सकते हो आपने उतना माल सप्लाई कर दिया, ठीक है, और उस पॉइंट पे हमारी जो एक्चुअल डिमांड है अगर उससे ज़्यादा आ गई तो हमारा क्या होगा, एक्सेस डिमांड अराइज हो जाएगी। जो आपने डेफिसिट में पढ़ा था यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा। ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल सेम ही है कि सबसे पहले इनकम का जो ग्राफ जाएगा वो क्या जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा। वहाँ पे क्या था, जो हमारा एक्चुअल जो डिमांड थी, एग्रीगेट डिमांड जो हम प्लान करके चल रहे थे, वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम आ गई थी। यहाँ पे क्या है, एक्सेस, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है बच्चों। ADP और ADF के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस AD। हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा जो हम अचीव कर पाएंगे वो कौन सा होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो हमने मैक्सिमम सप्लाई करी, रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई और हमारी डिमांड उससे ज़्यादा आ गई, तो जितनी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट तक है वो तो हम पूरी कर पाएंगे ना, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम पूरा हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो मतलब हमारी जो यहाँ पे सप्लाई है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम होएगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होएगा। ठीक है बच्चों। और अगर इस वाले पॉइंट को अगर आप कुछ नाम देना चाहो, वैसे बुक इसका कुछ नाम है नहीं, बट अगर देना चाहो तो अनअचीव्ड इक्विलिब्रियम दे सकते हो, वैसे मैंने अभी अभी दिया है तो वैसा कुछ है नहीं। ठीक है। बस अब इसमें याद रखना इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारे कोजेस ऑफ एक्सेस एडी, यानी कि हमारी जो एक्सेस एडी है उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है। ठीक है। डेफिसिट में आपने क्या पढ़ा था कि खर्चा कम हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ तो हमारी क्या होगा, एडी ज्यादा आ जाएगी। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हुई तो हमारी एडी ज्यादा आ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ा दिया तो क्या होगा, हमारी डिमांड ज्यादा आ जाएगी।
इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, हमारी एडी एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, अगर हम बाहर से इंपोर्ट को कम करेंगे तो मतलब जो बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में आ सकते थे उनकी डिमांड कम होगी और हमारी कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी क्या होगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और डिक्रीज इन टैक्स रेट, मतलब हमारी कंट्री में जो टैक्स रेट है अगर वो कम हो जाएंगे तो पब्लिक को टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी खर्च करने के लिए, अगर वो और डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एक्सेस एडी राइज हो जाएगी। मतलब जो आप डेफिसिट में पढ़ के आए हो यहाँ पे आके उसका बिल्कुल रिवर्स कर दो, एक्सेस एडी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सिक्वेंसेज याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने हेडिंग लिखी है, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, इनकी डिटेल रीडिंग आपको एक बार के एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है उसके लिंक आपको नीचे नोट्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, और करना है, ठीक है। सबसे पहले आता है इन्फ्लेशनरी गैप। देखो अगर एडी ज़्यादा होगी तो मतलब हमारी कंट्री में खर्चा ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एडीपी और एडीएफ के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक्सेस एडी बोलते हैं और उसी को एक नाम से और बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में देखो एडी ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई तो हमारे पास लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी इकोनॉमी में लोगों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सिंपल, ठीक है। दूसरा आता है स्टैटिक जीडीपी। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीडीपी मतलब होता क्या है। देखो आपने जब नेशनल इनकम पढ़ा था तो वहाँ पे ना दो तरह की जीडीपी होती थी, एक नॉमिनल और एक रियल। नॉमिनल जीडीपी क्या होती थी, प्राइस और क्वांटिटी की वजह से चेंज हो जाती थी, ठीक है। बट रियल जीडीपी जो होती थी ना सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती थी, क्वांटिटी की वजह से चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे बोला जाए स्टैटिक जीडीपी, स्टैटिक मतलब होता है किसी चीज का स्थिर हो जाना, चेंज ना होना, ठीक है। ये इसका मतलब आता है कि हमारी जीडीपी चेंज नहीं होगी। अब देखो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ चुके हैं, एक्चुअल डिमांड इतनी, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा तो प्रोडक्शन कर नहीं सकते क्योंकि हमने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ बताओ, हमारी जो जीडीपी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमने जितना प्रोडक्शन कर लिया रहने रहने वाली है, तो हमारी जो रियल जीडीपी है जो सिर्फ जो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज हो सकती है, प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि रियल जीडीपी में क्या होता है, प्राइस हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है बच्चों। रियल जीडीपी तो यहाँ से इंक्रीज नहीं हो पाएगी क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी की वजह से चेंज होगा। हम यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस कर सकते थे हमने कर ली, ठीक है, तो प्राइस भी चेंज नहीं हो पाएगी, क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते तो क्वांटिटी भी उतनी की उतनी रहेगी, तो हमारी जीडीपी की हो जाएगी स्टैटिक हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब हमारे यहाँ पे जो स्टैटिक जीडीपी की बात कर रहा है ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी चेंज नहीं होगी, नॉमिनल हो सकती है, क्योंकि देखो नॉमिनल जो है ना प्राइस और क्वांटिटी की दोनों की वजह से चेंज हो सकती है, ठीक है। अब नॉमिनल में अगर हमने ऐसा करा कि हमने क्वांटिटी तो चलो बढ़ा ही नहीं, बट हमने प्राइस बढ़ा दी, ठीक है। प्राइस बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी उतनी की उतनी रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, बट रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, बिकॉज रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट रहेगी और क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इतना क्लियर सब बच्चों को स्टैटिक जीडीपी क्या होता है, इसकी एक बार रीडिंग ले लेना जो मैंने नीचे नोट्स में लिख के दी है, और एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा मतलब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन कर ली, डिमांड उससे भी ज़्यादा है, अब हम एक मैक्सिमम लेवल प्रोडक्शन कर चुके हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। अब ऐसे में क्या होगा ना, जो भी वर्कर्स होंगे ना वो क्या करेंगे, मतलब जो वर्कर होंगे ना वो डिमांड करेंगे ज़्यादा वेजेस की, क्योंकि उन्हें पता है कि देखो जो भी प्रोड्यूसर है उसने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ली, वो उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। अब डिमांड तो उससे ज़्यादा है तो मतलब उसे फुल एम्प्लॉयमेंट तक तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब ऐसे में वर्कर क्या करेंगे ना, अपनी वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करेंगे, बिकॉज अब उनके पास ना एक पावर आ जाएगी कि अगर उन्होंने काम बंद करा, वर्कर ने काम बंद करा, तो जो प्रोड्यूसर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी प्रोडक्शन हो सकती थी उतनी भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना, उसे मजबूरन वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। वेजेस बढ़ेगी तो इकोनॉमी में खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। खर्चा बढ़ेगा तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये वेजेस दोबारा बढ़ेंगी, तो ये क्या है, पूरा स्पाइरल बन जाएगा कि खर्चा बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि वेजेस बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ा तो फिर से क्या कहते हैं डिमांड बढ़ेगी। इतना क्लियर, ये पूरा एक सर्कल चलता जाएगा, ठीक है। तो यही होता है वेज प्राइस
स्पाइरल। अब आता है हमारा फोर्थ, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रोड्यूसर को नुकसान तो होगा, बट रीजन क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड। सप्लाई हम इतना कर सकते हैं, डिमांड आ गई इतनी, तो जो एक्स्ट्रा डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए उसकी वजह से तो हमें नो लॉस होगा ना। अगर हम वो डिमांड पूरी कर देते तो हमारा फायदा होता, बट हम वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो हमें क्या हुआ, लॉस होगा। किसकी वजह से, अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बट पहले एक बार ट्राई करना कि खुद से इसको रीड करके समझने की कोशिश करना, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर खुद से एक बार भी कोशिश नहीं करोगे तो ये टॉपिक बाउंसर जाने वाला है, ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है कि ये जो प्रॉब्लम है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की, इसको ठीक कैसे करा जाए, उसको फटाफट सोल्व कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चों अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है आपका मेजर टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि जो प्रॉब्लम है डेफिसिट और एक्सेस डिमांड की, इसको सॉल्व कैसे करा जाए। सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना दो तरह के पॉलिसी होती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले जो आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, ये हमेशा याद रखना, जो फिस्कल पॉलिसी होगी इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी इसको आरबीआई रेगुलेट करेगी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है ना, मतलब देखो हर साल ना गवर्नमेंट का बजट आता है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी जाती है कि एक साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है और गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू होने वाला है। तो ये जितनी भी पॉलिसी होती है ना बजट में, वो क्या होती है, हमारी फिस्कल पॉलिसी, और इसी को ही एक नाम से और बोला जाता है बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और ये कैसे मदद करता है हमें एक्सेस और डेफिसिट डिमांड डेफिसिट एडी को सोल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा कंट्रोल करे तो एक्सेस और डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। सबसे पहले मान के चलते हैं डेफिसिट एडी की कंडीशन है इकोनॉमी में, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी मतलब खर्चा कम हो रहा है, अगर खर्चा कम है तो अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी, तो क्या होगा, कंट्री में खर्चा ज्यादा तो डिमांड ज्यादा और डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक्सेस में इसका उल्टा कि डिमांड ज्यादा आ रही है तो गवर्नमेंट क्या करे, अपने खर्चे को कम कर दे, खर्चा कम होगा तो डिमांड कम होगी और ये डेफिसिट एक्सेस एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है टैक्सेस, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी टैक्स है अगर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी तो हमारी कंट्री में एक्सेस और डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम सोल्व करी जा सकती है। सबसे पहले देखो टैक्सेस में आता क्या है, अगर डेफिसिट एडी यानी कि एडी कम है हमारी कंट्री में, तो ऐसे में होगा क्या, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर सकती है। टैक्स रेट कम होंगे तो पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी तो खर्चा ज़्यादा तो एडी भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, जिससे डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक्सेस में इसका उल्टा, गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देगी, टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो खर्चा करने के लिए पैसा कम होगा, खर्चा करने के लिए पैसा कम होगा तो डिमांड कम जनरेट होगी और एक्सेस एडी ठीक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट। अब देखो गवर्नमेंट ना काफी बार पब्लिक से बोरोइंग यानी कि आम जनता से पैसा उधार लेती रहती है, ठीक है। अब अगर हमारी कंट्री में मान के चलते हैं एडी ज्यादा आ रही है, मतलब एक्सेस एडी की कंडीशन है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी ना, पब्लिक बोरोइंग ज्यादा करेगी। पब्लिक बोरोइंग ज्यादा करने का मतलब क्या है कि वो जनता से पैसा ज्यादा उधार लेगी, जिसकी वजह से पैसा गवर्नमेंट पे आ जाएगा और जनता के पास पैसा कम बचेगा, ठीक है। अब जनता के पास पैसा कम बचेगा तो पब्लिक जो है कम खर्चा कर पाएगी तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम जनरेट होगी और एक्सेस एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दूसरा इसका उल्टा क्या हो सकता है डेफिसिट एडी में, कि अगर डेफिसिट एडी की कंडीशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से उधार लेना कम कर देगी, बोरोइंग कम कर देगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा और हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार्टिंग के तीन आपको अच्छे से समझ आगे होंगे। हमारा फोर्थ आता है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब देखो गवर्नमेंट ना आरबीआई से भी पैसा उधार लेती रहती है, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमारी कंट्री में डेफिसिट एडी यानी कि डिमांड की कमी चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना, आरबीआई से उधार लेना कम कर देगी, यानी कि आरबीआई से पैसा कम उधार पे लेगी, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, हमारी कंट्री में आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा होगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा और कमर्शियल बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा तो वो उतना ज़्यादा लोन बांट पाएगा, किसको,
आम जनता को, यानी कि जनरल पब्लिक को। और जनरल पब्लिक के पास जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो उतना ज़्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक्सेस में इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सेस में क्या होगा, गवर्नमेंट ना आरबीआई से पैसा उधार लेके अपने पास रख लेगी, जिसकी वजह से आरबीआई के पास पैसा कम बचेगा। आरबीआई के पास पैसा कम बचेगा तो आगे कमर्शियल बैंक को कम पैसा उधार देगी। कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा आएगा तो वो नॉर्मल यानी कि जनरल पब्लिक को पैसा कम उधार पे दे पाएगी। जनरल पब्लिक के पास पैसा कम उधार आएगा तो क्या होगा कि वो कम खर्चा कर पाएंगे। कम खर्चा होगा तो हमारी कंट्री में डिमांड कम जनरेट होगी, तो एक्सेस एडी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और इनकी मदद से गवर्नमेंट एक्सेस और डेफिसिट एडी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकती है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये लिखे बहुत सारे पॉइंट है, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट है, मैं समझाने एक भी नहीं वाला इनमें से, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना बहुत सारे हमारे आरबीआई के ना अलग अलग तरह से रेट होते हैं आरबीआई के, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब वगैरह। बट यही सेम रेट आपके बैंकिंग चैप्टर में भी होते हैं और वहाँ पे जो टॉपिक है और यहाँ पे जो टॉपिक है वही कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है। और ये मैंने पहले ही बैंकिंग वाले चैप्टर में भी आपको अच्छे से कराया हुआ है। अगर ये टॉपिक अगर किसी ने नहीं देखा है, बैंकिंग वाला चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम चीज़ है, टॉपिक में कुछ भी चेंज नहीं है। जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँ तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसे वहाँ जाके अच्छे से क्या कहते हैं समझ सकते हैं उस टॉपिक को, ये बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या होते हैं। चलो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। मैं मिलूंगा आपसे सीधा अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।